सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो यार आप सब। मुझे उम्मीद है कि होंगे सब मस्त। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। तो निको भी आए हो, क्या खास लाए हो अपने मुकड़े के अलावा? तो मैं अपने मुकड़े के अलावा आज खास लेकर आया हूं जो कि बहुत खास है, खासकर क्लास 11th के लिए। लेकिन अगर आप क्लास 12th में भी हैं और आपकी जनरल एंट्री कमजोर है तो आप यहां से उस बात को समझ सकते हैं। बेसिक पॉइंट यह है कि इस लेक्चर का बेसिक पर्पस है आपको बेसिक समझ पैदा करना किसी भी जर्नल एंट्री के लिए, कि कैसे कोई जर्नल एंट्री कहीं पर डेबिट कहीं पर क्रेडिट होती है। हम यहां पर जो अप्रोच फॉलो करेंगे वो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से आगे चलकर सारी एंट्रीज कराई जाती हैं, तो हम वही फॉलो करेंगे। तो आज का लेक्चर है जनाब किस पर? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, क्या रूल्स होते हैं भैया? कोई भी चीज कभी भी डेबिट हो जाती है, कभी भी क्रेडिट हो जाती है। अभी अभी हमने शुरू किया है, डेबिट क्रेडिट बहुत बार सुना है। कुछ ऐसा बताओ कि सब कुछ समझ में आ जाए कि कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है। तो मेरे 11th के प्यारे प्यारे चुलबुल चुलबुल क्यूटी क्यूटी पाइस कॉमियंस, बस 5 चीजें आपको याद रखनी है। 5 चीजें कौन सी है भैया? एसेट्स। अब एसेट्स में तो भैया मैंने करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों पढ़े हैं। भैया एसेट में तो मैंने करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स दोनों पढ़े हैं। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों पढ़े हैं। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है, याद रखो बस, चाहे करंट एसेट्स हो चाहे नॉन करंट एसेट्स हो, बस इनको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर भैया जी अगला होता है एक्सपेंस। ठीक है जी, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इन दोनों को तो मैं एक ही बॉक्स में रख देता हूं। इन दोनों को मैं क्या करता हूं? एक ही बॉक्स में रख देता हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर देखने से पहले आपको ये तो पता होगा कि एसेट्स क्या है और एक्सपेंसेस क्या है ना? ये पता होना जरूरी है। नॉर्मली एसेट्स यानी आपके लिए कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, या आपके लिए एक अवेलेबल रिसोर्स है, वो एसेट्स के अंदर ही आ जाता है नॉर्मल भाषा में। ठीक है जी, फिर एक्सपेंस क्या होता है भैया? आपके द्वारा किया गया खर्चा। ठीक है, ओके। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा, तो इस एक्सपेंस के अंदर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, इस एक्सपेंस के अंदर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, हालांकि आपको इसके अंदर जाना नहीं है, मैंने नॉर्मली एग्जांपल के लिए आपको अभी दे दिया। इसके अंदर और भी बातें, तो अपन तो अभी रूल समझने आए तो रूल्स को समझेंगे। ठीक, तो भैया ये पहला काम है, ए काम। अब बारी आती है बी काम की। बी काम क्या है भैया? आइए बी काम को समझते हैं। पहले तो आपको इन्हीं चीजों को क्लियर कर लेना है। बी में क्या क्या है भैया? बी में क्या क्या है? तो सबसे पहले होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है भैया? जो ओनर लेकर आता है, जिसका बिजनेस होता है, जब वो अपने बिजनेस में कुछ भी घर से लेकर आता है तो वो कैपिटल कहलाता है। क्लियर है? हाँ भैया जी। फिर आती है बारी रेवेन्यू की। किसकी बारी आती है? रेवेन्यू की। भैया रेवेन्यू क्या होता है? जो भी हम कमाते हैं, हम जब बिजनेस करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा नुकसान कमाते हैं ना, तो बस जो कमाते हैं वही हमारा रेवेन्यू है, या जिस पर हमारा हक तो है कि हमें मिलने वाला है। अभी मिला या नहीं मिला वो एक अलग बात है ना? तो जब भी ये हक पैदा हो गया कि भैया हमें कहीं से पैसा मिलने वाला है और वो हमारा है, हमारा हो गया, लौटाना नहीं है, तो वो रेवेन्यू का ही पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आती है बारी लायबिलिटीज। हालांकि आपने देखा होगा कि लायबिलिटीज के 2 पार्ट हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में कैपिटल ही आता है। जब हम रूल्स बना रहे होते हैं मॉडर्न अप्रोच से, अच्छा ये भी मैं बता देता हूं, यहां पर ये मॉडर्न अप्रोच है, अगर कोई भूल जाए तो। ठीक है, इसी को अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भैया ये मैंने लिख दिए। अब भैया लायबिलिटीज में भी 2 चीजें आती हैं। कौन सी भैया जी? करंट और नॉन करंट। तो भैया एक आती है करंट लायबिलिटी, एक आती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो मैं आपसे कहूंगा कि अभी तो इस रूल में इन सब के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट हो, सेम रूल लगेगा भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें रूल क्या लगेगा। उससे पहले ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट की बात हो रही होती है। ठीक है जी, किसकी बात हो रही थी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात हो रही होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब भैया इनके रूल के बारे में बताओ, तो आइए इसके रूल को समझते हैं। तो रूल क्या कहता है? बहुत ही छोटा और बेसिक सा रूल है, और मैं आपसे खुद पूछूंगा
आप देखना, खुद आंसर दोगे, बस पूरा लेक्चर देखना, ठीक है जी। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि एसेट या फिर एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो, क्या हो? अगर इंक्रीज हो। ऐसे ना लिखा, ऐसे लिखूं, रूल एसेट्स हो या एक्सपेंस हो, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो रहे होंगे, अगर ये इंक्रीज हो रहे होंगे, अगर ये इंक्रीज हो रहे होंगे तो इनको डेबिट कर दो। क्या कर दो? डेबिट कर दो। अगर भैया ये डिक्रीज हो रहे होंगे, आप खुद बताओ ना यार, इंक्रीज अगर डेबिट है, हमारे पास दो हाथ है, बढ़ने पे यहां लिखना है तो घटने पे कहां लिखना है? यहां लिखना है। सिंपल सा पॉइंट है ना बिड़ू। तो यानी कि भैया अगर डिक्रीज हो रहे होंगे, अगर डिक्रीज हो रहे होंगे तो इनको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, बस खत्म बात। इतनी सी कहानी है, इतने से रूल है। फिर भैया इसका क्या रूल बनता है? तो इसके रूल देख लीजिए। रूल, इसका क्या रूल है भैया? तो सिंपल सा पॉइंट है, इसमें आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं। कैपिटल या तो रिवेन्यू होगा, या फिर और आपके पास लायबिलिटी होगा, इन्हीं में से तो कुछ ना कुछ होगा। अब मैं बस आपसे इतना कहता हूं, इतनी सी बात कहता हूं कि भैया ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। तो अगर इंक्रीज होता है एसेट या एक्सपेंस डेबिट, तो मुझे बताइए कैपिटल, रिवेन्यू और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जरा बता दीजिए, खुद से सोचकर जरा बताइए, लॉजिकल सेंस, रीजनिंग लगा लीजिए। अरे भैया अगर एसेट और एक्सपेंस और ये तीन अलग अलग हैं, तो ये इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, तो ये इंक्रीज होने पे क्या होगा? तो भैया बहुत सिंपल सी बात है यार, आप भी ना, ये तो मेरी छठी इंद्री ने यूं बता दिया। क्या बताया? इंक्रीज होने पर क्रेडिट होगा। इंक्रीज होने पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। और भैया तो फिर डिक्रीज होने पर क्या होगा? और भैया फिर डिक्रीज होने पर क्या होगा? क्या होगा डिक्रीज होने पे? भैया ये डिक्रीज होने पे क्रेडिट है, तो ये डिक्रीज होने पे डेबिट है। बस लॉजिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है, बस लॉजिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। लीजिए रूल खत्म, रूल खत्म। नॉलेज तो यहीं पे खत्म, इसको कहते हैं नॉलेज। नॉलेज तो मैंने यहीं पे खत्म कर दी, इसको क्या कहते हैं? नॉलेज। ये हो गई भैया नॉलेज। या पूरा ही करना पड़ेगा क्या? ये क्या हो गई भैया? नॉलेज। अब क्या सिर्फ नॉलेज से बात बन जाती है? आप ही बताइए मुझे, क्या सिर्फ नॉलेज से बात बन जाती है? यह है नॉलेज। आपको पता है एक सच बात, नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन दुनिया में राज कौन करता है? जिसको उस नॉलेज की एप्लीकेशन आती है। यानी कि भैया अब बारी है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की। भैया क्या मुझे कोई एप्लीकेशन लिखना है? कह रहे क्या पीछे मार रहे हो, हमें भी पता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्या होता है पता है तो जरा बताना कमेंट में, बिना मेरे बताए। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा एसेट बढ़ता है, मैंने कहा एसेट बढ़ता है, बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। मैंने कहा एसेट घटता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। लेकिन उसको अप्लाई करना, यह कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं। मोहन परचेज्ड एसेट्स, या एसेट्स ना लिख के मैं नाम लिख देता हूं, मशीनरी। मोहन परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹10,000 इन कैश। ठीक है जी, मैंने क्या बोला? मोहन परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। एंट्री क्या होगी? पॉइंट कहां आता है? नॉलेज तो मैंने दे दी सर, नॉलेज तो मैंने दे दी
ये हो गया। आप 2 मिनट लगाओगे याद भी हो जाएगा, रट्टा मारोगे तो भी याद हो जाएगा। समझना, फिर उसको अप्लाई करना। अब बात यह है कि आपको यह पहचानना पड़ेगा कि इसमें एसेट कहां है, एक्सपेंस कहां है, लायबिलिटी कहां है, रेवेन्यू कहां है, किसकी एंट्री करूं मैं। तो बस यही यहां पर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कहलाता है कि जब मैं बात आपको ये कर रहा हूं तो पहले तो आपको पता हो कि एसेट्स क्या है। तो भैया जी ये पैनल एसेट, पंखा एसेट, एसी एसेट, जमीन एसेट, घर एसेट, जो कि उसको अगर बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अगर आपका धंधा ही सबको बेचना है तो एक अलग बात है, अदरवाइज ये एसेट है, क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं रिसोर्स है जिनका इस्तेमाल करके आप आगे कुछ बेनिफिट लोगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यानी कि जब मैं ये लाइन पढ़ता हूं तो यहां पर एक नाम तो है मोहन, एक नाम है परचेज, एक नाम है मशीनरी और एक नाम है इनकैश। अब भैया किसको बेस लेकर एंट्री करूं? मोहन कौन है भैया? यहां पे मोहन कौन है? एक आदमी है जिसने परचेज किया। परचेज क्या किया भैया? मशीनरी, कैश में। तो मुझे एक बात बताओ, आप खुद से सोच के बताओ कि भैया एक आदमी आपकी दुकान पर आया, उसने आपसे मशीनरी ले ली, आपको पैसे दे दिए, क्या आपको उसके नाम की कोई जरूरत है? अब क्या आपको कोई फर्क पड़ता है कि वो आदमी कौन था, क्या था? लॉजिकली देखा जाए तो फर्क नहीं पड़ता। यानी यहां मोहन पे ध्यान नहीं देना। वो खरीद कर क्या ले गया, यानी परचेज पे भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो खरीद के ले गया उसकी इंपॉर्टेंस है ना। तो इंपॉर्टेंस किसकी हुई? मशीनरी की इंपॉर्टेंस हुई। जब वो खरीद कर गया तो आपने क्या किया? आपने कहा भैया जरा पैसा, तो उसने आपको पैसा दिया, यानी कि इसकी एंट्री करनी है, इसकी एंट्री करनी है। सिंपल सा पॉइंट है। अब मुझे यह पता है कि एंट्री किसकी करनी है, तो जरा जांचो कि भैया ये क्या है। मशीनरी क्या होता है भैया? इन 5 हेड्स में से, 5 हेड्स में से मशीनरी क्या है? बताओ बताओ भैया। सिंपल है ना यार, हमने पढ़ा है 11वीं में अभी आए, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए हैं। तो मशीनरी भैया एसेट्स है। क्या आपको यह बात पता है? नहीं पता तो फिर तो आपको पता करना पड़ेगा एसेट्स क्या होते हैं, है ना। उनके नाम देखने पड़ेंगे। मैं मान के चल रहा हूं आपको पता है। कैश, ये भी मुझे पता है। मुझे तो भैया ये भी पता है कि इसे करंट एसेट्स कहते हैं। आपको पता है ये नॉन करंट एसेट हुआ, मशीनरी नॉन करंट एसेट हुआ, कैश करंट एसेट हुआ, पर इससे फर्क नहीं पड़ता रूल पे। चाहे करंट है चाहे नॉन करंट है, रूल सेम अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, कैश ये भी मेरे पास एसेट्स है। अब मैं वो आदमी हूं जो आपकी दुकान पे आया था, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको पैसे दिए और मशीनरी लेकर चला गया। तो मेरे पास क्या आया? मशीनरी। मेरी किताब में एंट्री हो रही है। एंट्री किस किताब में होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेरी बात होगी, मैं अपनी किताब में एंट्री कर रहा हूं। मैंने आपको रोकड़ा दिया और मशीन ले ली, तो मेरे हाथ में अब क्या है बताइए? कह रहे कुछ नहीं। अरे लो यार, एज्यूम दिस इज एज अ मशीनरी। तो मेरे हाथ में मशीनरी आई और ये मैंने आपको दे दिया। तो कैश आपको दे दिया, मशीनरी मेरे हाथ में। तो मेरे पास से क्या गया? क्या गया? क्या गया? कैश। मेरे पास क्या आया? क्या आया? क्या आया? मशीनरी। यानी मशीनरी मेरे पास बढ़ गई। पहले इस हाथ में क्या था? कुछ नहीं था। जैसे ही मशीनरी खरीदी, मशीनरी आ गई, तो मशीनरी बढ़ गई। मेरे इस हाथ में कैश था, जैसे ही मैंने कैश आपको दिया, मेरा कैश डाउन। यानी कि मेरा ये जो कैश नाम का एसेट है ये डिक्रीज। बताइए अब क्या एंट्री होनी चाहिए? इंक्रीज को डेबिट करो, डिक्रीज को क्रेडिट करो। किसको डेबिट करें? अब क्या इंक्रीज हो रहा है यहां पर? मशीनरी। बस खत्म बात। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को। कैश डिक्रीज हो रहा है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। मान लीजिए 10,000 रुपए का था, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो 10,000 यहां पर, 10,000 यहां पर। फिर यहां पे नरेशन भी आता है, बीइंग मशीनरी परचेज इन कैश। लीजिए, बीइंग मशीनरी परचेज्ड इन कैश ₹10,000। यानी कि जब मैंने आपको नॉलेज दी तो सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको उस नॉलेज का एप्लीकेशन भी आना चाहिए। यही है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कोई टफ चीज नहीं है, टफ चीज है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि आपको यह पता करना पड़ेगा कि जो नाम दिए गए हैं उसमें किसके ऊपर आपको एंट्री करनी है।
समझ रहे हो किसके ऊपर आपको एंट्री करनी। याद है ना, मैंने आपसे एक बार कहा था कि भैया जी मोहन आप हो, मान लीजिए मैं हूं मोहन, सॉरी मैं हूं मोहन, मैं आपके पास आया, मैंने आपको रुपए दिए, मशीनरी ले ली, कोई फर्क पड़ता है क्या कि अब मैं कौन था कौन नहीं था, मोहन सोहन रोहन टोहन कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे पैसे मिल गए, मशीनरी ले गया, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मेट भी होता है, तो फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि कई लोग को फॉर्मेट का शौक होता है, तो हाथ से ही बना देता हूं। तो देखो फॉर्मेट जो है ना ऐसा बनता है, ठीक है, वरना फिर आप विदाउट फॉर्मेट नए हो आप लोग तो विदाउट फॉर्मेट आपको अजीब लग सकता है, ठीक है। तो ये लीजिए भैया फॉर्मेट भी बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, इसके बाद मैं सिर्फ नॉर्मल आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन आ गया ना सर तो हलवा है, बिल्कुल हलवा। अब ये डेबिट लिखने से पहले यहां पर एक ऐसे लाइन आती है, ठीक है, फिर ये डेबिट अमाउंट हो गया और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया, डन है सरकार, बस खत्म बात। तो इसको बोलते हैं डेट, यहां आ जाता है पर्टिकुलर, और ये किसकी बुक में एंट्री हुई है, इन द बुक्स ऑफ मोहन, है ना, मोहन की बुक में एंट्री हुई है इसलिए ऐसा आया पर्टिकुलर, फिर ये आ गया डेबिट अमाउंट, फिर ये आ गया क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, क्या आ गया, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। अब जैसे ये एंट्री डन हुई तो एक ना ऐसे लाइन आ जाती है कि एंट्री खत्म, अब इसके नीचे अगली एंट्री आती है। तो ये तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तब सीखोगे, अभी तो मेरा सिर्फ पर्पस है रूल्स को समझाना और उसका एप्लीकेशन आपको बताना, ठीक है। तो एक एग्जांपल अपन ने इसका ले लिया, अब इसी में एक छोटी सी चीज कर देता हूं मैं, इसी में एक छोटी सी चीज कर देता हूं मैं, ठीक है, ये एक्स का एग्जाम्पल नंबर डाल देता हूं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, समझ गए कि नहीं, समझ गए यार, तो प्लीज प्यारे प्यारे टमाटर कमेंट में लिख देना, मेरा गाल फूल जाएगा, मुझे टमाटर बहुत पसंद है, ठीक है जी। 1 हो गया, ये अपना 2 हो गया, ठीक है। अब 2 में समझिएगा, अब 2 को जरा ध्यान से समझिएगा, है ना, इन सबको हटा देते हैं अपन, क्योंकि अब दोबारा से सवाल चलेगा, दोबारा से सवाल चलेगा, इसको भी हटा देता हूं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की हेडिंग तो मैंने वहां लिख दिया ना, ये लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज चल रहा है, वही पार्ट चल रहा है, ठीक है। चलो भैया डिलीट 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 डिलीट, और ये अपना हो गया डिलीट, ये भी डिलीट। समझना आप, थोड़ा सा बदलाव आया, थोड़ा सा बदलाव आया, ठीक है, ओके, थोड़ा सा बदलाव आया। मोहन परचेज मशीनरी ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सोहन, फ्रॉम सोहन, खत्म बात, खत्म बात, ठीक है। क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था एग्जांपल 1 में, मोहन परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 इन कैश, ठीक है। यहां पे ये बात नहीं लिखी हुई है तो भैया हमने पैसे में ट्रांजैक्शन नहीं किया, या आपको ऐसा लिखा होगा या इन क्रेडिट लिखा होगा, फ्रॉम सोहन इन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, ठीक है, ठीक है, समझ गए क्या है पॉइंट, क्या, मोहन परचेज मशीनरी ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सोहन इन क्रेडिट, यानी उधार, इन क्रेडिट ना भी लिखा हो तो अपन यही मानते उधार, ठीक है जी। चलिए भैया जी, अब पॉइंट फिर वही आ जाता है, पॉइंट क्या आ जाता है कि भैया फिर से यहां पर 4-5 वर्ड है, एक है मोहन, एक है परचेज, एक है मशीनरी, अमाउंट तो ठीक है, और एक है सोहन और एक है क्रेडिट, ठीक है। अब समझना, मैं मोहन आपके पास आया, यानी अब आप यहां पर सोहन है ना, तो मैं आया, मैंने आपसे कहा कि सोहन भाई मशीनरी दे दो, मैंने मशीनरी खरीद ली। अब सोहन भाई यानी आपने कहा मोहन भाई पैसे, कह रहे यार अभी तो नहीं है, बाद में दे दूं, चलेगा। अब आपने सोचा कि यार कस्टमर भी तो बनाना है, और मोहन अच्छा इंसान है, देख नहीं रहे, स्मार्ट भी है, तो अच्छा इंसान है तो दे ही देगा पैसे, आपने ये सोचा, तो आपने उसको उधार पे मशीनरी बेच दी। अब जब आपने उसको उधार पर मशीनरी बेच दी तो ध्यान रखेंगे, जिसकी किताब होती है, ये किसकी किताब है, ये किसकी किताब है, इन दी बुक्स ऑफ मोहन चल रहे हैं अपन, इन दी बुक्स ऑफ मोहन है ना, ये इन दी बुक्स ऑफ मोहन है ना। तो जिनकी किताब होती है उनकी किताब में उनका नाम नहीं आता, यानी कि भैया ये नहीं आएगा। परचेज है लेकिन साथ में मशीनरी वर्ड है तो मशीनरी इंपॉर्टेंट, तो ये वर्ड नहीं आएगा।
मशीनरी क्या है भैया? तो मशीनरी एसेट है और मैं इसे खरीद रहा हूं तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। ये एरो ऊपर बनाने का मतलब इंक्रीज है ना, मैं यहां पे भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ठीक है, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ठीक है। तो एरो मतलब इंक्रीज का, ठीक है जी। कौनो दिक्कत? उम्मीद है कह रहे नहीं है भैया, बस तो फिर बात खत्म। एसेट इंक्रीज, 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब की बार पिछले क्वेश्चन में तो यहां कैश था, अब कैश नहीं है, अब सोहन है। तो समझना बात को, मैं अगर आपसे कोई चीज खरीद के ले आया और मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो क्या आप मुझे याद रखना चाहोगे? चाहोगे ना? क्या मैं आपको याद रखना चाहूंगा? हाँ, क्यों? क्योंकि भैया मैंने आपसे कोई सामान उधार पे खरीदा है तो मुझे पैसे चुकाने होंगे ना, मुझ पर ऑब्लिगेशन है टू पे। उधार, मुझ पर ऑब्लिगेशन है। किस चीज का ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन टू, मुझ पे ऑब्लिगेशन है कि मैं पैसे चुकाऊं, तो मुझे भैया उस आदमी का नाम याद रखना पड़ेगा ना जिसको पैसे चुकाना है आपको। भैया मैं होता तो नाम ही याद नहीं रखता, भाड़वेगा मांगेगा तब देखेंगे। चलो वो आपकी बात है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता ना, आप एक बार धोखा दे दोगे पर बार बार तो नहीं दोगे। बार बार धोखे दोगे तो लोग आपसे बिजनेस करना छोड़ देंगे और आपका काम बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा धोखेबाज बनना नहीं। समझ रहे हो? तो जाहिर सी बात है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोहन एक आदमी है जिससे मैंने सामान खरीदा था और पैसे नहीं दिए, यानी कि अब यहां पर इसके नाम की इंपॉर्टेंस हो गई। समझ रहे हो? नेम गिवन है, हालांकि नेम नहीं गिवन होता तो हम वेंडर बोलते हैं मशीनरी के केस में ना। तो ये तो अब जब अंदर डिटेल में पढ़ोगे तब, अभी सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूं रूल्स क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, तो इस पे फोकस करेंगे और हो सके तो आंसर आपको खुद देना है। अब सोहन है जिससे हमने सामान उधार पे खरीदा, ऑब्लिगेशन टू पे का मतलब क्या होता है? बेसिक टर्म्स तो क्लियर कर लिए होंगे, तो बताइए ऑब्लिगेशन टू पे क्या होता है? तो ऑब्लिगेशन टू पे भैया जी लायबिलिटी होता है। व्हेन देयर इज अ ऑब्लिगेशन टू पे है तो यानी कि मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है। ऑब्लिगेशन टू पे होगा या ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म होगा तो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है। यानी कि भैया मशीनरी तो एसेट है, ये तो कंफर्म है, और मैं खरीद के ले आया तो मेरी मशीनरी बढ़ गई, मेरा एसेट बढ़ गया, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एरो के माध्यम से दिखाया मैंने। लेकिन भैया सोहन एक व्यक्ति है जिसको मैंने पैसे नहीं चुकाए, तो मेरा मतलब हुआ कि भैया उसको मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन टू पे आ गया, इसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये बताइए लायबिलिटी बढ़ी या घटी? पहले तो कुछ भी लायबिलिटी नहीं थी, अब आपको किसी को पैसे चुकाने हैं तो लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी। नाम क्या है? सोहन। रूल क्या था? रूल क्या था भैया? रूल था कैपिटल रेवेन्यू और लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटीज के केस में अगर बढ़े, जो कि सोहन के नाम की एक लायबिलिटी बढ़ गई, तो आप उसे क्रेडिट करें, तो सोहन कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पर जाएगा। लायबिलिटी बढ़ी तो ये क्रेडिट साइड पर जाएगा। एसेट बढ़ा तो कहां जाएगा भैया? डेबिट साइड पर जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट होता है यहां पे, एपोस्ट्रोफी एस होता है तो अकाउंट वर्ड आता है, अदरवाइज नहीं आता। अगर नाम है तो सिर्फ सिंपल नाम रहेगा। और फिर यहां बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, इसी कलर से लिखता हूं ताकि अंतर समझ में आए, परचेज्ड फ्रॉम सोहन ₹10,000, और चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो ₹10,000 इन क्रेडिट, इसे नरेशन कहते हैं। यह है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यह तो एसेट की बात थी। भैया जी अगर एक्सपेंस हो जाए तो, एक्सपेंस हो जाए तो थर्ड एंट्री, नॉर्मल एंट्री आज सिखा रहा हूं है ना, एडजस्टमेंट एंट्रीज बाद में देखेंगे। थर्ड क्या है भैया जी? थर्ड केस है सैलरी पेड, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹10,000। अच्छा अगर यहां पेड वर्ड लिखा है ना तो इसका मतलब आपने पेमेंट किया है, तो यहां इन कैश लिखा हो या ना लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अब आप नए हो तो मैं आपको नॉर्मली समझा दे रहा हूं है ना। अदरवाइज अगर इन कैश है तो जाहिर सी बात है कि आपने पेमेंट की होगी। अगर सैलरी पेड लिखा हुआ है
तो इसमें जरूरत नहीं होती है इन कैश लिखने की, लेकिन 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 क्योंकि अभी आप नए हो तो मैं यहां इन कैश लिख के दिखा दे रहा हूं, नहीं तो आपके मन में आएगा कि भैया अगर कैश लिखा हो ना लिखा हो तो क्या होगा। ठीक है जी, आइए इसमें एप्लीकेशन लगाते। एप्लीकेशन में क्या है भैया, पहला वर्ड है सैलरी, दूसरा वर्ड है पेड, तीसरा है एम्प्लॉय, चौथा है 10,000 रुपए, पांचवा है इन कैश। ठीक है, तो सैलरी यानी कि जो आप पेमेंट कर रहे हो, सैलरी की जगह इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, रेंट हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है ना, तो सैलरी एक एक्सपेंस है। पेड मतलब पैसे देना, तो ये तो कोई ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन को दिखा रहा है, ये कोई टर्म नहीं हुआ, पेड मतलब नॉर्मल पेड है। एम्प्लॉय, अगर मेरे लिए किसी इंप्लॉय ने काम किया, मैंने उसको पैसे चुका दिए, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। तो क्या इंप्लॉय वर्ड की इंपॉर्टेंस है? नहीं है। अगर मैं पैसे नहीं चुकाता तो वो इंप्लॉय मेरा गला पकड़ लेता, तत्काल मेरे पैसे कहां है, मालिक मेरे पैसे दो, वरना। हालांकि ऐसे मजाक में कह रहा हूं, ऐसे करते नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इंप्लॉय का कोई रोल नहीं है, क्यों, उसने मेरे लिए काम किया, मैंने उसको पैसे दिए, बात खत्म, बात खत्म। तो यानी कि भैया मेरे लिए इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो दो चीजों की इंपॉर्टेंस है, एक मैं क्या पे कर रहा हूं, दूसरा किस सेंस में पे कर रहा हूं। अच्छा भैया अगर कैश की जगह बैंक होगा तो, यानी चेक से पेमेंट हुई तो कुछ नहीं करना, कैश की जगह पे बैंक लिख सकते हो आप। अगर भैया कैश की जगह मैंने चेक से पेमेंट कर दिया तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर कैश की जगह पर इन या थ्रू चेक, इन नहीं बोलेंगे अपन, थ्रू चेक बोलते हैं, है ना अंग्रेजी में, थ्रू चेक। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। उम्मीद है आप कह रहे होंगे, है ना, अकाउंटेंसी तो हलवा है, यहां कॉमर्स का जलवा है, यानी आपका। चलिए ठीक है, तो कैश और चेक में कोई दिक्कत नहीं है, वहां बैंक लग जाएगा ना। यहां पर बारी आती है, तो अब क्या करें भैया, तो फॉर्मेट में आपको यहां दिखा चुका हूं, है ना। मैं नॉर्मली अब सीधा एंट्री कर देता हूं, क्योंकि बेसिक पर्पस इस वीडियो का आपको समझाना है, क्योंकि कई लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बहुत टफ लगते हैं, तो कुछ टफ नहीं है, ऐसा ही है। अब सैलरी क्या है भैया, तो सैलरी भैया एक एक्सपेंस है, अलग कलर से करते हैं। सैलरी क्या है भैया, एक एक्सपेंस है, ठीक है। अब आपने सैलरी के रूप में पैसे दिए, तो सैलरी बढ़ी या घटी? आप सैलरी दे रहे हो ना, पहले किसी को कोई सैलरी नहीं देते, अब आपने 10,000 की सैलरी दी, तो कितनी सैलरी दी, 10,000। पहले कितने थे, 0, अब कितने हैं, 10,000, यानी सैलरी बढ़ी, है ना। जब भी आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी बढ़ रही है। सैलरी क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंस। सैलरी की जगह रेंट लिखते तो रेंट एक्सपेंस होता, इलेक्ट्रिसिटी लिखते इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस लिखते वेजेस, जो भी एक्सपेंस आपका मन कर रहा है, जो भी आपने एक्सपेंस लिखा। देन इंप्लॉय की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपए कैश, इन कैश। कैश क्या है, एक एसेट है भैया, कैश क्या है, एक एसेट है भैया, कैश क्या है, एक एसेट है भैया। तो जब मैंने सैलरी पे की, मतलब मैंने जेब से पैसा निकाल कर दिया, मेरे पास से कैश गया भैया। तो जब मेरे पास से कैश गया भैया, तो मेरा एसेट डिक्रीज हो गया भैया। एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। रूल क्या था, रूल क्या था, रूल तो यही था भैया, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, और एसेट या एक्सपेंस में से कोई भी अगर इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो यहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है ना। और दूसरी चीज क्या है, कैश, जो कि एक एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो कहां जाएगा, एक्सपेंस डेबिट में और कैश क्रेडिट में, बस। तो फिर यहां एंट्री लिख देंगे। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, है ना, सिंपल है, तो यहां पे कर दे रहा हूं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है। कितने रुपए, 10,000 रुपए तो 10,000, 10,000 रुपए है तो 10,000, डन। अच्छा भैया अगर मान लीजिए यहां पे सेल हो जाता तो, है ना। अब एक सेल की कंडीशन यानी रेवेन्यू का पॉइंट, चौथा केस, मोहन सोल्ड his machinery rupees 5,000 to सोहन। ठीक है, एक परचेज था, अब एक सेल में हो गया, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है, पॉइंट तो वही आता है, क्या क्या आता है पॉइंट, कि इन कैश, तो अपन मान के चलते हैं इन कैश, इन कैश। अब अगर आपने यहां तक सीख लिया होगा तो सबसे पहले तो अपने को यह जानना है कि भैया इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है। तो भैया क्या मोहन यानी मैंने
आपको, मैं मोहन था ना, मैंने आपको मशीनरी बेची 5,000 रुपए की, आपने मुझे पैसे दे दिए, तो क्या कोई मतलब है हमारा आपस में? नहीं है। मेरी मशीनरी गई, पैसा आया, यही है बस। सोहन का कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि मोहन आएगा क्या? मोहन आएगा क्या? वैसे भी मोहन की किताब में एंट्री हो रही, तो मोहन तो आएगा ही नहीं, तो इसको तो हटा दो। सोल्ड हिज, इसकी जरूरत नहीं है। सेल मशीनरी के केस में मशीनरी आता है, यानी इस एसेट की इंपॉर्टेंस आ जाएगी। फिर ₹5,000, ये तो अमाउंट बताने का तरीका है। टू सोहन, लेकिन इन कैश। तो जब सोहन को मैंने मशीनरी बेची, उसने मुझे पैसा दे दिया, सेल मतलब बेचना, पैसा दे दिया, मेरे हाथ में पैसा आया, मशीनरी चली गई। ठीक है, तो सोहन के नाम का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। यानी एक हमारे पास कैश है और एक हमारे पास मशीनरी। अब पॉइंट क्या आता है भैया, इसमें इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है? तो देखिए, मैंने मशीनरी बेची, मैंने मशीनरी आपको दे दी, आपसे पैसा ले लिया, तो मेरे पास जो मशीनरी है ये क्या है भैया? ये एसेट्स हैं। भैया ये क्या है? एसेट्स हैं। ये एसेट गया, मेरे पास से चला गया, तो मेरा एसेट डिक्रीज हो गया ना, तो ये देखिए ये डिक्रीज हो गया। अब आपकी तरफ से मुझे पैसा मिला, करारे करारे नोट, पैसा मिला, यानी मेरा कैश एक एसेट्स होता है, और मेरा एसेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब देखिए, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो जो एसेट डिक्रीज हो रहा है बिना रूल देखे बता दो, बता दो। उम्मीद है आपने बोल दिया होगा भैया जब एसेट डिक्रीज हो तो इसको आपको क्रेडिट साइड लिखना है, और भैया जो एसेट इंक्रीज हो इसको आपको डेबिट साइड लिखना है। चलिए चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, क्या रूल यही था? तो देखिए, इंक्रीज में डेबिट, डिक्रीज में क्रेडिट, चाहे एसेट हो चाहे एक्सपेंस हो। तो यहां एसेट की बात हो रही थी। अब देखिए यही तो था ना उल्टा। मोहन से जब मैंने परचेज किया, ठीक है, मोहन ने परचेज किया सोहन से, तो मोहन के पास मशीनरी आई, पैसा गया, तो मशीनरी बढ़ी, तो मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। अब की बार क्या हुआ भैया? अब की बार मोहन ने सामान बेचा, तो मोहन ने मशीनरी दी, पैसा लिया, तो एक एसेट गया, एक एसेट आया। जो गया वो क्रेडिट, जो आया वो डेबिट, यानी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश। अगर चेक के थ्रू आता तो बैंक आ जाता है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। भैया अगर मशीनरी की जगह फर्नीचर होता, तो लैंड होता, तो कंप्यूटर होता, तो पैनल होता, तो यहां पे वो नाम बदलता जाता बस। पैसा मिला तो कैश, चेक में मिला तो बैंक, खत्म बात भाई, खत्म बात। कितना? 5,000, 5,000। ठीक है, सिंपल है। तो अपन ने, और क्योंकि ये सेल हो रहा है तो पैसा मुझे मिल रहा है, तो ये सेल ऑफ एसेट हो गया। एक एक्सपेंस की नॉर्मल एंट्री कर ली, एसेट की एंट्री कर ली। अब जरा थोड़ा सा लाइबिलिटी की एंट्री कर लेते हैं और कैपिटल टाइप की एंट्री कर लेते हैं। तो 4th नंबर था, 5th नंबर, मोहन ब्रिंग्स ₹20,000 एज हिज कैपिटल इन दी, कैपिटल पूरा लिख देता हूं, इन हिज बिजनेस। ठीक है जी, ठीक है जी। मोहन जी 20,000 रुपए लेकर आए बिजनेस में, और ये जो 20,000 रुपए है इन कैश है ना, हालांकि रुपए का मतलब कैश ही होता है। ठीक है, लेकर आ गए 20,000 रुपए, लेकर आ गए फर्म में। जब भी कोई पार्टनर कुछ भी अपने फर्म में लेकर आए घर से, तो वो कैपिटल कहलाए। तो यानी कि भैया ये जो 20,000 रुपए हैं इन कैश, इन कैश, ये तो मेरा एसेट है, लेकिन ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल है और इंटरनल लायबिलिटी है, तो मैं यहां भी इसको कैपिटल / इंटरनल लायबिलिटी लिख दे रहा हूं, है ना, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, मोहन लेकर आए अपने घर में, तो अपने ही बुक में अपना नाम तो आएगा नहीं, तो मोहन जी की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ब्रिंग्स इंग्लिश वर्ड है, हिज कैपिटल इन हिज बिजनेस, बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो बिजनेस उन्हीं का है, तो अपनी किताब में वो अपने बिजनेस का नाम तो लिखेंगे नहीं, वो तो हेडिंग में जाएगा, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। यानी 2 वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 20,000 रुपए कैश में लाए और कैपिटल के रूप में लाए। कैश क्या होता है भैया? एसेट। तो मैं बिजनेस है, ठीक है जी, बिजनेस है, बिजनेस में जाके इन्होंने 20,000 रुपए रख दिए। ठीक है, मान लीजिए ये कैश है, बिजनेस में जाके 20,000 रुपए रख दिए, तो बिजनेस के अंदर आए ना 20,000 रुपए, तो हम एंट्री मोहन जी की बुक कहने का मतलब है कि उनके बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए आए, बढ़ गए। अब वो जो 20,000 रुपए आए वो किस रूप में आए? कैपिटल के रूप में आए।
तो अभी तक बिजनेस में कितनी कैपिटल थी? 0। पर जैसे ही मोहन जी 20,000 रुपए कैपिटल के रूप में लेकर आए, अब बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल हो गई? पहले 0 थी, अब वो 20,000 रुपए लेकर आए कैपिटल के रूप में, तो अब कैपिटल कितनी है? 20,000 रुपए। और कैपिटल बढ़ी या घटी? पहले 0 थी, अब 20,000 है, तो कैपिटल बढ़ी ना। तो बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ा और कैश भी बढ़ा, क्योंकि कैश के रूप में लाए ना, तो कैश भी बिजनेस में बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। तो भैया जी कैपिटल भी इंक्रीज और एसेट भी इंक्रीज। पर कैपिटल पे रूल क्या लगता था भैया? कैपिटल और रेवेन्यू और लायबिलिटी, यानी कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट, एसेट अगर इंक्रीज हो, जो कि कैश एक एसेट है, तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी भैया? तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेरी सिंपल, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मोहन्स कैपिटल बोलेंगे अपन, मोहन किए तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में डेबिट में एंट्री कितनी है? 20,000, तो ये लो 20,000, 20,000 खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं छठवीं एंट्री, 5 के बाद एक छठवीं एंट्री। मोहन टुक लोन, मोहन टुक लोन ऑफ ₹10,000। ठीक है, इन कैश या थ्रू चेक, तो इन कैश ले लेते हैं। मोहन ने क्या किया? लोन लिया। लोन मतलब उधार, जिसमें उसको ब्याज चुकाना है, तो लोन मतलब उधार। तो मोहन जी ने भैया लोन लिया, ये एक वर्ड है। मोहन जी है, मोहन जी की खुद की किताब में है, तो इसको तो हटा दो। और वो जो पैसा मिला वो इन कैश मिला। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, एक लोन और एक कैश। लोन क्या है भैया? उधार है, क्योंकि मोहन जी ने अगर उधार लिया, लोन लिया मतलब उधार लिया ना, तो बाद में चुकाना पड़ेगा, बाद में चुकाना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन टू पे है कि आज पैसा मिला उधार के रूप में, तो कल चुकाना पड़ेगा। यानी कि ये क्या हो गया? ये लायबिलिटी हो गया भैया। तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी या घटी? जब मैं किसी से उधार ले रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? भैया बढ़ रही है, तो बढ़ रही है भैया, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना, लोन इंक्रीज हुआ। और कैश, तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ी, क्यों? क्योंकि उसने मुझे पैसा दिया, तो पैसा मेरी जेब में आया, बाद में मुझे चुकाना है। ठीक है, तो मेरे पास पैसा आया और उधारी बढ़ी, तो पैसा आया यानी कि भैया कैश एक एसेट है और एसेट्स भी मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो रूल क्या है भैया? एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। देखिए देखिए भैया जी, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। सिंपल, लीजिए खत्म बात, लीजिए खत्म बात। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री क्या हो जाएगी भैया? पैसा आया ना और लोन, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन के रूप में आया है ना, तो लोन अकाउंट। लोन आपके लिए एक उधार है, तो लोन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। लीजिए भैया, तो एक मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी लायबिलिटी का कर लिया, एक मैंने इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल की एंट्री करा दी, एक एसेट की करा दी, एक एक्सपेंस की करा दी। अब एक रेवेन्यू है, तो बेसिक फंडा है, तो रेवेन्यू की चलते हैं। कौन सा था? छठा नंबर। अब 7वें नंबर की बारी आएगी। ठीक है जी, अब 7वें नंबर की बारी आएगी। ओके, और अगर यहाँ पे बैंक थ्रू चेक आएगा तो बैंक आ जाएगा, है ना। चलो भैया 7th नंबर। लेट सपोज आपको रेंट रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, ठीक है, ऑफ ₹7,000, ठीक है, इन कैश। हालांकि अगर ये इन कैश ना भी लिखा हो, रिसीव हो रहा है, यानी आप समझ जाओगे पैसा आपको मिल रहा है, और कुछ ना लिखा तो आप कैश ही मानते हो। अब इसमें भैया पॉइंट कौन कौन से हैं? तो देखिए पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो भैया रेंट रिसीव्ड, ये एक पॉइंट हो गया। फ्रॉम टेनेंट, अब किसी टेनेंट ने आपको पैसे दे दिए, तो आप टेनेंट का कॉलर पकड़ोगे क्या? आप कहोगे ठीक है भैया पैसे दे दिए, ओके थैंक यू, रहो, अगले महीने फिर देखते हैं, है ना। तो यानी कि यार टेनेंट की इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं है ना। और पैसा किस में मिला? कैश में मिला। यानी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक रेंट रिसीव्ड और एक कैश। अब ध्यान से देखिएगा, टेनेंट भैया जी आए, मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं मेरा रेंट हो गया पूरा, तो रेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। रेंट मेरे लिए क्या है भैया? टेनेंट भैया आए, मुझे रेंट दे रहे हैं, मेरा है ना, चुकाना तो नहीं है ना, मिल गया ना, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, मुझे उसको वापस थोड़ी चुकाना है।
तो रेंट मिला, मेरा है, मेरी जेब में गया है, तो इसे कहते हैं रेवेन्यू या इनकम। ठीक है, तो मैं अभी इसको रेवेन्यू लिख दे रहा हूं। रेवेन्यू एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके अंदर एक छोटा पार्ट इनकम आता है। तो भैया ये रेवेन्यू है, मेरे पास रेंट रिसीव्ड, रेंट के रूप में मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मेरा रेंट बढ़ा या घटा? भैया अभी तक तो 0 रेंट था, सामने वाले ने आके आपको 10,000 रुपए दे दिए, तो रेंट बढ़ा ना। तो रेंट यानी रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो गया। फिर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ किस रूप में? वो रोकड़ा देकर गया ना, तो कैश बढ़ा। कैश के रूप में देके गया ना रेंट, तो कैश बढ़ा, यानी कि कैश आपका एसेट है, ये इंक्रीज हो गया। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज हो तो भैया क्रेडिट करो, जब एसेट इंक्रीज हो तो भैया डेबिट करो। तो जरा प्यारी सी एंट्री कहो कहो कहो, एंट्री क्या होगी भैया? तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। ठीक है, कितने रुपए से? 7,000 से। लीजिए भैया, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू एंट्री ऐसे करते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे लोचे आते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, ये और वो, तो अपन उसके लिए कोई और वीडियो देखेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि नॉलेज रखना एक अलग बात है, उसका एप्लीकेशन रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि नॉलेज होने के बाद अगर उसका अप्लाई नहीं कर पा रहे तो फिर आपको कोई वैल्यू थोड़ी करेगा। तभी तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जब उस डिग्री का कुछ पूछा जाता है, नहीं बनता, तो फिर वो नहीं रहते, सामने वाला उनको हायर नहीं करता। क्योंकि हैविंग अ नॉलेज इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, पर अप्लाइंग दैट नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ रहे हो? डन है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। रूल यही था, रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो, रेंट मेरा इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और एसेट अगर मेरा इंक्रीज हो तो डेबिट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेसिक 6 मतलब 5 हेड से, एक मैंने सेल्स की भी एंट्री आपको बता दी। ठीक है जी, तो ऐसे करके अपन ने 6 एग्जांपल्स लिए, सॉरी 7 एग्जांपल्स लिए हैं अपन ने। ठीक है जी, डन है। सिंपल सिंपल से नंबरिंग कुछ रॉन्ग तो नहीं हो गई है? अच्छा, एक्सपेंस हो गया, ओके। अच्छा, एक उधार की भी तो एंट्री बताई, एक उधार की भी एंट्री बता दी है। ठीक है जी, इसलिए ऐसा हो गया। तो 2 एंट्रियां मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखाई हैं। बाकी और भी बहुत सारे केस होते हैं जो कि धीरे धीरे आप समझोगे। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में आप टमाटर लिख सकते हो, टोमेटो लिख सकते हो, या टोमेटो का आजकल तो इमोजी चलती है, वो भी भेज सकते हो। तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यार चलो बहुत सारे बच्चों को बन गया है ना, तो फिर इससे प्रेरणा मिलती है कि हाँ यार चलो बच्चों को समझ में आ रहा है, फिर आगे भी चीजें और बनाई जाती हैं। ठीक है जी, तो चले अपने मोटो को याद करते हुए। क्या है अपना मोटो? हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स। So, at last, I want to say thank you, my dear comments, for being with us, for loving us, for supporting us, for being our stars, for being our champs, for being our gems. Thank you. And एक प्यारा सा मोटो है, हमेशा इसको बनाए रखेंगे, इस उम्मीद के साथ चलेंगे। तो have a smile, spread smiles, because this is the biggest and cutest gift you can give to anybody. ठीक है, फिर मिलेंगे चलते चलते किसी और राह में। तब तक के लिए टाटा टाटा, बाय 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 बाय।